नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा सोशल स्किल्स ट्रेनिंग के बारे में। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग मतलब जिसे हम शॉर्ट में एसएसटी कह देंगे। एसएसटी जो होती है वो कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स में बहुत उपयोगी होती है और बहुत ज़रूरी होती है। इस पर फोकस करना बेहद आवश्यक होता है। अब सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग देना मतलब कि सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग हम उसी में देंगे जिस डिसऑर्डर में, जिस मेंटल हेल्थ इशू में पर्सन की सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। मतलब उसमें हम कहेंगे कि सोशल स्किल डेफिसिट मौजूद होंगे। बहुत बड़े स्तर पर हम ये कहेंगे कि जिस पर्सन में सोशल स्किल्स की भारी कमी है अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, या उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में वैसे ही उसको सोशल स्किल्स की कमी का एहसास रहा है, वो हमेशा से सोशली अनस्किल्ड रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए अपने मेंटल डिसऑर्डर से रिकवर होने में सोशल स्किल ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें सोशल स्किल डेफिसिट मतलब सोशल स्किल्स की भारी कमी पाई जाती है। उन डिसऑर्डर्स में रिकवरी के लिए दवाएं, इंडिविजुअल थेरेपी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो दी जाती है, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सोशल स्किल ट्रेनिंग को भी दिया जाना। और ये बच्चों में और बड़ों में दोनों में अलग अलग डिसऑर्डर्स में दी जा सकती है, दी जानी चाहिए। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मोटे तौर पे ऐसे मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन से हैं जिनमें सोशल स्किल्स की कमी बहुत देखी जाती है और जिनमें सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जानी जरूरी है। जैसा कि नाम से ही आप पहचान गए होंगे कि सबसे ज्यादा जो सोशल स्किल्स की कमी पाई जाती है वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब एसएडी में पाई जाती है, जिसमें सोशल स्किल ट्रेनिंग बिल्कुल जरूरी है और ट्रीटमेंट का मेन पार्ट है। दूसरा जो होता है, इसमें हम एक चाइल्डहुड डिसऑर्डर की बात कर सकते हैं जिसमें कि ऑटिज्म आता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में उनमें अगेन ये जो सोशल स्किल ट्रेनिंग है उनके ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। साथ ही साथ एक और सीवियर डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रेनिया, उनमें सोशल स्किल ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं जिनमें डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस होती हैं, उनमें अक्सर ऐसा पाया जाता है कि वो अपने एनवायरनमेंट में, अपने सोशल एनवायरनमेंट में, अपने वर्क प्लेस पर, फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के बीच और जो भी आसपास की उनकी दुनिया है उनमें अक्सर वो बहुत ही अनस्किल्ड मतलब बहुत ही मुश्किल से वो डील कर पाते हैं और उनको सोशलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। और हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, खासकर जो पैरानॉइड नेचर की होती हैं जिसके अंदर वो दूसरों पर शक करते हैं, दूसरों की नीयत पर डाउट करते हैं, ऐसा लगता है उन्हें कि दूसरे हमारा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनमें सोशल स्किल ट्रेनिंग से उनके व्यक्तित्व में, उनके व्यवहार में, उनकी सोच में बदलाव लाया जा सकता है जिससे वो अपनी आसपास की दुनिया से डील कर सकें और उनको स्ट्रेस ना आए अपने सोसाइटी में, जिससे कि उनको उनके एपिसोड का ट्रिगर ना हो। तो रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए भले ही वह सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट हो, भले ही वो ऑटिज्म में उसको स्किल ट्रेनिंग देना हो जिनके अंदर लंबे समय से, बचपन से ही उन लोगों में सोशल स्किल डेवलप नहीं होती, या फिर रिलैप्स प्रिवेंशन जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में या डिप्रेशन में करना जरूरी हो, उस केस में सोशल स्किल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी हो सकता है। डिप्रेशन का मैंने नाम लिया। बहुत से लोग जिनको डिप्रेशन होता है उनको अक्सर बहुत शाइनेस की प्रॉब्लम भी रहती है, सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम भी रहती है, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, बचपन से वो थोड़े से सबमिसिव टाइप के लोग हो सकते हैं जिससे कि उनको लेटर एज में हम कहेंगे कि उनको डिप्रेशन डेवलप हुआ है। तो अक्सर बड़े सारे लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं, जो अपने एनवायरनमेंट से डील नहीं कर पाते, जो कि स्कूल से पास आउट होने के बाद कॉलेज लाइफ तक आते आते वो बहुत ही ज़्यादा उदास होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा ये चीज़ खाई जाती है कि उनके दोस्त नहीं बनते, वो लोनली फील करते हैं, अकेलापन महसूस होता है, उनको भी सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जानी ज़रूरी है उनके डिप्रेशन से बाहर आने में। तो डिप्रेशन से रिकवरी चाहिए हो, स्किज़ोफ्रेनिया से रिकवरी चाहिए हो, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को दूर करना हो, या ऑटिज्म में रिकवरी चाहिए हो, इन चार डिसऑर्डर्स में मोटे तौर पर सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और देना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। दवा से डिप्रेशन में मूड बेटर हो सकता है, पर ये जो स्किल्स होती हैं, क्षमताएं होती हैं, अपनी एबिलिटी को ग्रो करना, ये दवाएं नहीं कर सकती। दवाओं का इन स्किल्स पर कोई फर्क नहीं आता, ये अलग से थेरेपी में ही सीखी जाती हैं। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग बिहेवियर थेरेपी का पार्ट होती हैं, या ये कहें कि जो हम पेशेंट को इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है, जिसमें सोच को और व्यवहार को बदला जाता है। तो उसमें व्यवहार को बदलने की जब बात आती है तो सोशल लाइफ में मतलब सोशल एनवायरनमेंट में एक पर्सन के बिहेवियर में मतलब सोशल स्किल में बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है,
ताकि वो पर्सन अपने को सोशलाइज करने में कॉन्फिडेंट महसूस करे, दूसरों के साथ ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, दूसरों के साथ अपना मेलजोल बना पाए और उसे मेंटेन भी कर पाए। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जिनमें बहुत ज़्यादा सोशल स्किल डेफिसिट होते हैं, वो कई बार रिलेशनशिप शुरू तो कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉलेज में किसी नए कोर्स में एडमिशन हो गया, नई जॉब लग गई, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कर तो लिया क्योंकि वो उनके काम की, उनके रोजमर्रा की लाइफ की जरूरत है, पर सोशल रिलेशंस को मेंटेन कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ग्रुप में वो आपस में सब लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर पाते, वहां उनको स्ट्रेस आ जाता है। वो अक्सर बैकग्राउंड में रहने की कोशिश करते हैं, पीछे हटने की कोशिश करते हैं, अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने टास्क टेकअप नहीं करते। मतलब कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर किसी काम करने में मुश्किल होती है और उन्हें लगता है कि कोई उन्हें बताए और तब वो काम करेंगे। फैमिली में भी अक्सर कुछ लोग थोड़े कटे रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, जिसमें कि वो गैदरिंग्स में, भले वो फैमिली की गैदरिंग्स हो या कहीं बाहर रिश्तेदारों के साथ गैदरिंग हो, मेलजोल बढ़ाना हो, उसमें भी उनको दिक्कत होती है और वो हिचक रखते हैं और दूर रहते हैं। तो अक्सर ऐसे लोग जिनमें की सोशल स्किल की प्रॉब्लम होती है, भले वो डिप्रेशन के हों, स्किज़ोफ्रेनिया के हों या सोशल एंजाइटी के हों, उनमें अक्सर कॉन्फिडेंस भी कम मिलेगा, मूड भी उनका लो रहेगा, एंजाइटी भी ज़्यादा रहेगी और कहीं ना कहीं वो अंदर से अपने को बहुत लोनली फील करेंगे। और इन सबका उल्टा असर ये पड़ेगा कि उनका डिप्रेशन और उनकी एंजाइटी कभी कम नहीं होगी और वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए जब हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में जब हम सोशल स्किल ट्रेनिंग को टारगेट करते हैं, तो उसका सीधा जो हमारा जो फोकस होता है वो पेशेंट की मेंटल हेल्थ रिकवरी पर ही होता है। मेंटल डिसऑर्डर से रिकवर करने में और उस रिकवरी को मेंटेन करने में। भाई मैंने जैसे बताया, दवा से मान लीजिए साइकोटिक एपिसोड में कमी आ गई, डिल्यूजन हेलुसिनेशन कम हो गए, पर अब दुनियादारी करने के लिए, दुनिया से डील करने के लिए, स्ट्रेसेस को हैंडल करने के लिए अगर सोशल स्किल्स नहीं होगी तो रिलैप्स होगा। क्योंकि रिलैप्स क्यों होता है? जब एक पर्सन को लगता है कि भाई दूसरे मेरा नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो दूसरों के साथ डील करने में जो चैलेंजेस होते हैं, इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, भाई किसी ने कोई बातों बातों में कुछ बात कह दी, ताना मार दिया, कुछ सार्केस्टिक बात कह दी, कुछ ऐसा बात कह दी जो कि हमें चुभ गई, जिसमें हम बहुत सेंसिटिव हैं, हमारे दिल से लग गई, तो ऐसे में हम अपने मन पे लगा के बैठेंगे और हम उस चीज से डील नहीं कर पाएंगे, हम लोगों से कटना शुरू कर देंगे क्योंकि हमें लोगों से डर लगना शुरू हो जाएगा। तो जब डर लगना शुरू हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, डिल्यूजन्स आ सकते हैं, हेलुसिनेशंस दोबारा से हो सकती हैं, पैरानॉइड डिल्यूजन ट्रिगर हो सकती हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि डिल्यूजन्स हो या आइसोलेशन और लोनलीनेस हो डिप्रेशन में, या फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर्स में अक्सर सोशल स्किल्स का डेफिसिट पाया जाता है, जो कि एक साइकिल की तरह चलता है। अगर दवा से या किसी भी तरीके की दूसरी टेक्निक से हम दूर कर भी दें कुछ हद तक इन प्रॉब्लम्स को, मूड को थोड़ा बेटर कर दें या पेशेंट को थोड़ा अपना दवा लेना और उसको मेंटेन करना सिखा दें, फैमिली रिलेशंस में ठीक ठाक रहना सिखा दें, बट दुनियादारी से डील करने में, लोगों से डील करने में, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट जो हमारे चारों तरफ की दुनिया में है, अलग अलग सिचुएशन अलग अलग तरीके से मुश्किलें दे सकती हैं, उनसे डील करने में अगर क्षमता नहीं होगी, स्किल्स नहीं होगी, तो मेंटल हेल्थ की पूरी रिकवरी नहीं होगी, डिसऑर्डर का रिलैप्स हो सकता है या शायद डिसऑर्डर जाए ही ना। और इस वजह से हमें लग सकता है कि दवाएं असर नहीं कर रही, या हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये तो इनक्योरेबल है, इसका तो कोई क्योर ही नहीं है, इसलिए हम जैसे हैं ऐसे ही बने हुए हैं या ऐसे ही बने रहेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे सोशल स्किल्स में ट्रेनिंग लेना, जो कि बिहेवियर थेरेपी का पार्ट होता है, ये बेहद जरूरी है डिसऑर्डर से रिकवरी में। अब बात आती है कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं मोटे तौर पे सोशल स्किल्स ट्रेनिंग के, जिन पर जोर दिया जाना चाहिए। जिस तरह की प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, उसी तरह की सोशल स्किल ट्रेनिंग का जो पूरा प्रोग्राम है, थेरेपिस्ट जो है वो उनका बनाता है, प्लान करता है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देता है। भाई सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट होंगे, उनको तो किसी से बात शुरू करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो वहीं कुछ ऐसे लोग होंगे, जैसे मान लीजिए ओसीडी है या डिप्रेशन है या किसी और तरह के पेशेंट है जिनको थोड़ा पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स है, इंट्रोवर्ट या शाय हैं बहुत ज़्यादा, उनको बात करने में शायद इतनी प्रॉब्लम ना आए, थोड़े छोटे ग्रुप के साथ शायद वो बात कर भी लें, पर उस रिलेशन को मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में समस्याएं आती हैं कि लोग दूसरे के इमोशन को, दूसरे की फेशियल एक्सप्रेशन को रीड नहीं कर पाते, दूसरों की जजमेंट के लिए बहुत ज्यादा फियर होता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं हमें दूसरे लोग जो है जज तो नहीं कर रहे, रीड तो नहीं कर रहे हमारे माइंड को, कहीं मैं अजीब तो नहीं लग रहा, कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं लग रही, कहीं मैंने कुछ ऑकवर्ड बिहेव तो नहीं कर दिया, क्या मेरे को ये बात कहनी चाहिए थी, दूसरे कहीं मेरा मजाक तो नहीं बना रहे होंगे।
तो उनको फियर होता है। तो जो जो सिम्टम होते हैं डिसऑर्डर स्पेसिफिक, उस हिसाब से सोशल स्किल ट्रेनिंग का पूरा जो प्लान होता है वो थेरेपिस्ट के साथ बनाया जाता है। और ये आप सेशंस में डॉक्टर से बात करके, थेरेपिस्ट से डिस्कस करके अपने गोल्स बना सकते हो। गोल सेटिंग करनी होती है कि किन किन बिहेवियर्स में चेंज लाना है, क्योंकि वो बिहेवियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं चेंज लाने के लिए। तो इस तरह से स्पेसिफिक चलता है हर पर्सन के लिए। तो डिसऑर्डर स्पेसिफिक भी होते हैं, पर्सन स्पेसिफिक भी होती हैं, जो भी हमें प्लान बनाना होता है। मोटे तौर पे 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिन पर फोकस किया जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब यह है कि किसी कन्वर्सेशन को, किसी इंटरेक्शन को शुरू कर पाना। मतलब कि मान लीजिए किसी नए इंसान से आप मिले, या पुराने लोग भी हैं जिनसे आप रोज मिलते हैं, मान लीजिए आपके ऑफिस में या आपके कॉलेज में आप लोगों से मिल रहे हो और आपको हिचकिचाहट हो रही है, हेजिटेशन हो रही है उनसे बात शुरू करने में, कोई बात कहने में। तो बात को शुरू कर पाना, अपने मन की बात कह पाना, उनके साथ किसी तरीके की स्मॉल टॉक में इन्वॉल्व हो पाना। तो ऐसे करके जो असर्टिवनेस जो होती है वो इस पर फोकस करती है कि आप असर्टिव हो पाए, इनिशिएट कर पाए और अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें सोशल कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन को चालू करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब यह है कि जिन लोगों को सोशल स्किल्स की प्रॉब्लम होगी वो अक्सर एक ग्रुप में, टीम में कोऑपरेट करके काम नहीं कर पाएंगे। तो कोऑपरेशन की स्किल्स उनमें होनी बहुत जरूरी है। कोऑपरेट करने के लिए लोगों की सोच, लोगों की इच्छाएं, लोगों का व्यवहार, रवैया समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम एक ग्रुप के अंदर जब कोऑपरेट करके, भले ही वह घर में कोऑपरेट करके काम करना हो, भले ही वो कॉलेज में, वर्क प्लेस पर, जॉब में, कहीं भी आपको कोऑपरेशन के साथ काम करना हो, ये बहुत जरूरी है कि उसके लिए आप एप्रोप्रिएट तरीके से अपने उस ग्रुप को समझें और उसमें आपसे क्या उम्मीद लगाई जा रही है ये आप उस तरह से परफॉर्मेंस दे पाएं। तो ग्रुप में परफॉर्मेंस के लिए कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है। तीसरा आ जाता है सेल्फ कंट्रोल। मतलब अपनी भावनाओं पर, अपनी इमोशंस पर प्रॉपर कंट्रोल होना, जिससे कि आप कुछ फिजूल की बात ना कर दें, अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखें, बेवजह गुस्सा ना करें, या अपनी बहुत ज्यादा एंजाइटी को ना बढ़ा लें, या बहुत ज्यादा अपने को आइसोलेट ना कर लें। मतलब अगर आपको बहुत इमोशनल फील हो रहा है तो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाएं, ये बहुत जरूरी होता है। तो सेल्फ कंट्रोल जरूरी होगा ताकि आप अपने व्यवहार को स्टेबल रख पाएं, बहुत ज्यादा अनसर्टेन, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल ना हो जाए कि 2 दिन तो ये व्यक्ति बहुत बात कर रहा था, बहुत इंटरेक्ट कर रहा था, उसके बाद तो ये बिल्कुल आइसोलेट हो गया। तो ऐसा ना लगे, तो आप मेंटेन कर पाए एक स्टेबिलिटी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एक्शंस की, कि किसी के साथ डील करने में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए कि मैंने जो कहा, मैंने जो किया, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। भाई किसी के साथ आपने प्रॉमिस कर दिया कि हम इस जगह पर मिलेंगे, इस जगह जाएंगे, और आपको सोशल एंजाइटी हुई और आपने बैक ऑफ कर लिया, आप वहां पे गए नहीं। तो अब आपने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली क्योंकि आप डर गए, आपको अपनी एंजाइटी की वजह से डर लग गया, इस वजह से आप गए नहीं। पर होगा क्या, ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप्स खराब होंगी, लोग आपसे बात करना कम कर देंगे, आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और धीरे धीरे वो आपको बुलाना बंद कर देंगे। आपका इंप्रेशन उन पर गलत पड़ेगा, वो सोचेंगे बड़ा अजीब व्यक्ति है, कैसी लड़की है, कैसा आदमी है कि ये अपना कमिटमेंट भी नहीं देते। एक तरीके से लोग चीटेड, धोखा भी फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी रिलेशनशिप्स ना ही सिर्फ बिगड़ेंगी, आगे बननी भी मुश्किल हो जाएंगी कि अगर आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, कुछ गलत किया उसकी, और किसी भी तरह से अगर आप सोशलाइज नहीं कर रहे हैं उसकी भी। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एम्पैथी। मतलब दूसरों की इमोशंस और दूसरों की थिंकिंग को रीड कर पाना। इसे थ्योरी ऑफ माइंड स्किल या थ्योरी ऑफ माइंड एबिलिटी भी बोला जाता है। मतलब दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरे के मन में किस तरह की भावनाएं हैं, किस तरह की सोच है, वो क्या फील करते होंगे किसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या एप्रोप्रिएट मुझे बोलना चाहिए, कहना चाहिए, सामने वाले की इमोशन और सोच पर डिपेंड करता है। तो ये पूरा सही तरह से इसका चुनाव कर पाना, डिसीजन ले पाना, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप में एम्पैथी की स्किल्स हो। तो अक्सर जो बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है उनमें एम्पैथी की प्रॉब्लम होती है। बड़े भी हो जाते हैं, ऑटिज्म के कुछ डिस्फंक्शनल बिहेवियर्स में कमी भी आ जाए, थोड़ा सा सोशलाइज भी कर लें, बट उनमें एम्पैथी डेवलप नहीं हो पाती। तो एम्पैथी जरूरी है दुनियादारी में डील करने के लिए। और साथ ही साथ स्किज़ोफ्रेनिया में एम्पैथी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स में अक्सर एम्पैथी ठीक ठाक होती है, पर स्किज़ोफ्रेनिया ऑटिज्म में बहुत कम होती है। तो स्किज़ोफ्रेनिक अक्सर बड़े हॉस्टाइल और बड़े ही रूड हो सकते हैं, दूसरों को धिक्कार सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और वो दूसरों से डर भी सकते हैं क्योंकि वो दूसरे के माइंड को रीड नहीं कर पा रहे, दूसरे की इमोशंस को रीड नहीं कर पा रहे, फेसिस को, फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड नहीं कर पाते, बॉडी लैंग्वेज को रीड नहीं कर पाते।
तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके के मैसेजेस, मतलब दोनों तरीके की कम्युनिकेशंस को कर पाना, ये सोशल स्किल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कभी कभी वर्बल प्रॉब्लम्स आएंगी तो कभी नॉन वर्बल प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कहा नहीं गया उसे भी समझ जाना, ये सोशल स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि हम अपनी आसपास की दुनिया में ना कहकर भी बहुत सी चीजें समझ जाते हैं, जिसके हिसाब से हम अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। तो अगर ऑटिज्म या सोशल एंजाइटी या डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया में अगर हम दूसरे के माइंड को रीड नहीं कर पाएंगे तो हम सिचुएशन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे और दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे मैंने जो आपको एक ब्रीफ जानकारी दी इस वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है आपको इससे फायदा होगा। आपको अपने या अपने फैमिली मेंबर के डिसऑर्डर को समझने में काफी मदद मिलेगी और आप उनके ट्रीटमेंट के लिए सही डायरेक्शन ढूंढ पाएंगे। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें किसी ऐसे पर्सन से जिसके लिए जानकारी बहुत यूजफुल हो सकती है, और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसे बहुत से छोटे बड़े इश्यूज में मेंटल हेल्थ से रिकवरी में जो ज़रूरी होते हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। उनके बारे में सही जानकारी चाहिए हो तो चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।